साल 2000 में एक लड़की ने इंडिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। पूजा सिंघल केवल 21 साल और 7 दिन की उम्र में एक आईएएस ऑफिसर बन गई। हमारे देश की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। बचपन से ही उनसे बहुत उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास को टॉप किया था। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ वो एक आईएएस ऑफिसर बनी। जब वो झारखंड के हजारीबाग में एक सब डिविजनल ऑफिसर बनी तो उन्होंने कई गोडाउन्स पर रेड करी और झारखंड शिक्षा परियोजना की उन किताबों को सीज किया जिनको इलीगली बेचा जा रहा था। फिर उन्होंने झारखंड में एक विकलांगता सर्वे भी कराया जिसकी वजह से पहली बार झारखंड में डेटा कलेक्ट किया गया फिजिकली चैलेंज लोगों का। उनके काम की वजह से 2014 में वो एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के लिए और 2021 में वो माइंस एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी बनी। पर 2022 में एक शॉकिंग चीज हुई। झारखंड की तेज तर्रार आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मई 2022 में ईडी ने कई छापे मारे पूजा सिंघल की प्रॉपर्टीज पर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में और तहकीकात के दौरान ईडी को करीब 20 करोड़ रुपए बरामद हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के घर कई ठिकानों पर छापा मारा जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। उन पर आरोप लगाया गया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के करीब 19 करोड़ रुपए उन्होंने डाइवर्ट कर दिए। इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि वो इस स्कीम का पैसा अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट कर रही थी और फिर ये पैसा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा रहा था। पैसे को छुपाने के लिए उन्होंने 50 फेक कंपनीज बनाई। फिर ये फेक कंपनीज एक लग्जरी हॉस्पिटल कंपनी पल्स में इन्वेस्ट करती। इस लग्जरी हॉस्पिटल कंपनी के मालिक कौन थे? पूजा सिंघल के पति। और इस कंपनी में सारी फेक कंपनीज ने करीब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे। इस तरह होती है मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी ने फिर उनकी 82 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। 82 करोड़। केस इतना सीरियस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। कई रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स कहते हैं कि पूजा सिंघल पर पहले भी कार्रवाई करी गई थी पर वो किसी ना किसी तरह झारखंड के चीफ मिनिस्टर का भरोसा पा लेती थी जिसकी वजह से सारी इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती थी। एक ऑफिसर कहते हैं कि पूजा कॉन्फिडेंट थी कि उनको क्लीन चिट तो मिल ही जाएगी। एक दूसरे रिटायर्ड झारखंड काडर के आईएएस ऑफिसर ने इंटरव्यू में बताया कि ऐसी चीजों की जानकारी सबको होती है पर कोई पब्लिकली बात नहीं करता, या तो क्योंकि वो डरते हैं या फिर वो खुद इतने ही करप्ट हैं। पूजा का ये केस हमें दिखाता है एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हमारे देश में इतनी बात नहीं होती। वो है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की कितनी बेकार हालत हो गई है। कुछ ऑफिसर्स करप्ट हैं जबकि दूसरे रील्स बना रहे हैं, तो काम कौन कर रहा है? हम इस प्रॉब्लम को इतना नजरअंदाज कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक पॉलिटिशियन को तो हम 5 साल में बदल सकते हैं पर एक आईएएस ऑफिसर हमारे सिस्टम में 30 साल तक रहता है। इसलिए इस प्रॉब्लम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस इश्यू के बारे में बात करने से पहले अगर आप एक बिजनेस ओनर है, छोटे या फिर बड़े, तो मैं आपको ओडू की साइन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें कई सारी एप्स हैं जो आपकी बिजनेस की डे टू डे मैनेजमेंट में आपकी मदद करती है। अब साइन करना और कई कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स भेजना बिजनेस में एक आम चीज़ है। ओडू की साइन ऐप ये आपके लिए स्ट्रीमलाइन कर देती है। आप इससे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, साइन कर सकते हो और अप्रूव भी कर सकते हो। इसका वर्कफ्लो भी काफ़ी ईजी है, सब कुछ ड्रैग और ड्रॉप तरीके से हो जाता है। बस पीडीएफ अपलोड करो, इसमें अपने हिसाब से नेसेसरी चेक बॉक्सेस टिक करो, क्लाइंट और खुद के नाम और सिग्नेचर के लिए फील्ड्स ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अगर कोई फील्ड मैंडेटरी है तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसको कौन से ऑर्डर में बॉक्सेस फिल करने होंगे। साइन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है: ऑटोमेटिक सिग्नेचर, ड्रॉ योर ओन सिग्नेचर या फिर अपनी साइन की फोटो अपलोड करना। आप यहाँ रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। अब जैसे अगर 4 दिन बाद भी क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आए तो ओडू ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से उनको एक ईमेल रिमाइंडर भेज देगा। इससे आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। और ओडू के डैशबोर्ड पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस क्लियरली देख सकते हो कि क्या उन्होंने कोई साइन किया है या फिर नहीं। और ये प्रोसेस दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ओडू साइन ऐप को चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं वीडियो पर वापस।
और पूजा सिंघल इस करप्शन की बस एक एग्जाम्पल है। कई आईएएस ऑफिसर्स मानो एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया की तरह काम करते हैं क्योंकि वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं होते। इसके पीछे एक मेजर कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए होती है। जैसे अप्रैल 2022 में जब सीबीआई 3 आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी एक 2200 करोड़ के पीएफ स्कैम में, तो यूपी सरकार ने इस कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को परमिशन ही नहीं दी। 2016 और 19 के बीच सरकार को करीब 2500 कंप्लेंट्स मिली हैं इंडिया के सिविल सर्वेंट्स के करप्शन के लिए, पर बस 2 आईएएस ऑफिसर्स को ही डिसमिस किया गया है करप्शन चार्जेस पर। इस करप्शन को हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक करप्शन के केस से कई और केसेस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे गंगाजल मूवी में दिखाया गया था कि कैसे जब एक सच्चा एसपी एक भ्रष्ट जूनियर पुलिस ऑफिसर को पकड़ता है तब वो जूनियर ऑफिसर माफी मांगता है ये बोलने के लिए कि उसको करप्शन करना पड़ा क्योंकि अपनी नौकरी पाने के लिए उसको लोन्स लेने पड़े थे दूसरे लोगों को घूस देने के लिए। साला 3 लाख का कर्जा लेकर घूस दिए थे अपने ही जात के मंत्री को, तो बहाली हुआ था, आज तक चुका रहे सर। तो जब आप करप्ट ऑफिसर्स को सिस्टम में लेकर आते हो ये लोग और करप्शन करते हैं अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए, पर कई बार हमारी सरकार ऐसे ऑफिसर्स को निकालती नहीं है इसके बावजूद कि उनके पास सबूत होता है हजारों करोड़ों के स्कैम का। ऐसे मैं एक आपको स्कैम के बारे में बताता हूँ जो आपको हिला देगा। Between the years 2008 and 2014, the Noida Authority officials allotted nearly 80% of commercial land to 3 real estate groups. इस स्कैम में 12 गांव में करीब 150 जमीन के प्लॉट्स कई कंपनीज और इंडिविजुअल्स को बेच दिए गए बहुत ही कम दाम में। 2021 की CAG रिपोर्ट ने दिखाया कि कई आईएएस ऑफिसर्स और सीनियर इंडियन पॉलिटिशियंस इस स्कैम में शामिल थे। इस रिपोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई किसानों की जमीन सरकार ने खरीदी थी नोएडा की डेवलपमेंट के लिए, पर कौन सी जमीन किस दाम पर बेची जाएगी इसके बारे में कोई प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया। उल्टा कई बिल्डर्स ने आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर ये जमीन कम दाम पर खरीदी और फिर कंपनीज को बेच दी जिसकी वजह से उनका मुनाफा हुआ करोड़ों रुपए में। रिपोर्ट के हिसाब से इसकी वजह से सरकार को 55,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 55,000 करोड़ ये किसका पैसा है? टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका और मेरा पैसा है। जबकि वो लोग जिन्होंने अपने पैसे लगाकर इन अपार्टमेंट को खरीदा वो इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। जो फ्लैट ओनर्स हैं उन्होंने फ्लैट बुक करे एक नई सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां हजारों लाखों लोगों ने बुकिंग किया, लेकिन यहां सरकारी जमीनों पर अपने फ्लैट बुक करके उनको फ्लैट नहीं मिल रहा। यूपी सरकार ने कई छोटे मोटे ऑफिशियल्स को सस्पेंड तो किया पर आज तक किसी भी आईएएस ऑफिसर को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है। पर बस आईएएस ऑफिसर्स पर दोष डालना गलत होगा। सिस्टम ही ऐसा है कि आईएएस ऑफिसर्स हमारे भले के लिए काम ही नहीं कर पाते। जैसे ये हैं आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका, एक 1990 बैच के ऑफिसर जो करीब 30 साल से सरकार में काम कर रहे हैं और 30 सालों में उनके कितने ट्रांसफर्स हुए? 55, यानी कि हर साल कम से कम 2 ट्रांसफर्स होते हैं उनके। अब हरियाणा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सरकार से वाड्रा के खिलाफ जांच की इजाजत मांगी। 2012 में एक डीएलएफ लैंड स्कैम हुआ था जिसकी जांच अशोक खेमका ने करी थी। अशोक ने कहा था कि 2008 से 12 के बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने हरियाणा में डीएलएफ के साथ कई लैंड ट्रांजैक्शंस करवाए। इन रिपोर्ट के हिसाब से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने गुड़गांव में एक 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी 7.5 करोड़ के लिए और फिर कुछ ही समय बाद इस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया 58 करोड़ के लिए, यानी कि 7 गुना मुनाफा। उस समय कांग्रेस में भूपिंदर हुड्डा यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और ये दावा किया गया कि कांग्रेस सरकार ने बहुत जल्दी कमर्शियल लाइसेंस भी दे दिया इस जमीन को, जिसकी वजह से इतनी कम टाइम में इस जमीन की वैल्यू इतनी बढ़ गई। पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने क्या किया? अशोक खेमका का ट्रांसफर करवा दिया। रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद में जांच के आदेश देने वाले आईएएस अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया है। ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने का सिस्टम अंग्रेज लेकर आए थे। जब अंग्रेजों का जमाना था तो वो ऑफिसर्स को ट्रांसफर करते थे ताकि ये ऑफिसर्स लोकल पॉपुलेशन के प्रति सिंपैथी ना डेवलप कर ले, और इंडियन पॉलिटिशियंस भी इसी ट्रांसफर स्कीम को यूज करने लग गए ताकि कोई भी अफसर उन पर रोक टोक ना लगाए। 2019 के सरकारी डेटा ने दिखाया कि ऑन एवरेज एक आईएएस ऑफिसर बस 464 डेज रहता है अपनी पोस्ट पर, यानी कि बस 15 महीने। अब किसी भी कंपनी में अगर कोई आदमी सीईओ बनता है वो उस इंडस्ट्री में करीब 10-20 साल लगाता है सीईओ बनने से पहले, पर एक आईएएस ऑफिसर डिपार्टमेंट का हेड बनता है 15 महीनों के लिए।
15-15 महीने में एक ऑफिसर का ट्रांसफर होता है फॉरेस्ट्री से माइंस से कस्टम से एजुकेशन में। अब वो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? एक सीनियर IAS ऑफिसर ने इस किताब में कहा कि जब तक वो अपने डिपार्टमेंट को समझ पाते उनका ट्रांसफर हो जाता। तो उनकी सोच बस ये थी कि 15 महीने में इस कुर्सी में किसी तरह टिक पाऊं जहां मैं कोई स्कैम ना करूं। कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है, मेन प्रायोरिटी है कि कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। 15 महीने एक बार पार हो गए तो फिर एक नई पोस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आपको कोई धुंधार IAS ऑफिसर मिल भी गया, जैसे मान लो नायक फिल्म में अनिल कपूर जैसा किरदार, तो ऑफिसर के आसपास जो लोग होते हैं उनको पता है कि इसका तो 15 महीने में ट्रांसफर होना ही है, तो अभी बवाल नहीं मचाते। वेट करो, जब इस ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाएगा तो सिस्टम वापस से चालू हो जाएगा। जैसे ये हैं अश्वथी, 2013 बैच की एक IAS ऑफिसर। अपनी पोस्टिंग के दौरान उन पर कई लोगों ने दबाव डाला कुछ इलीगल एक्टिविटीज की परमिशन हासिल करने के लिए। So during one of my postings, I had a couple of rough interaction with a few people there. They wanted to do something illegal and I was not permitting it to happen. जब ऑफिसर्स ने मना कर दिया तो क्रिमिनल्स ने उनके आसपास के लोग से काम करवा लिया। इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन ने अपने किताब में कहा है कि जब कोई IAS ऑफिसर बदलाव करना भी चाहता है ना, तो जूनियर लोग ये चीज करने नहीं देते। बस 15 महीने वेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑफिसर तो हल्ला करेगा कुछ टाइम के लिए, फिर तो इसका ट्रांसफर होना ही है। इसको काउंटर करने के लिए एक इजी सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट पोजीशंस में एक फिक्स टेन्योर रखो, जैसे मान लो 3 साल का। इनफैक्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जॉइंट सेक्रेटरीज का 5 साल का टेन्योर होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि अगर आप 5 साल का फिक्स टेन्योर दे दोगे तो बंदे को सिक्योरिटी मिल जाती है और फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी पोस्टिंग में। इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स भी मान लो 3 साल का टेन्योर फिक्स कर सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कलेक्टर्स और दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट्स के लिए। पर हमारी सरकार ने ट्रांसफर करने का सिलसिला ही नहीं अंग्रेजों से कॉपी किया, उन्होंने एक और चीज कॉपी करी, कागज राज। 2015 में नैनिका माथुर अपनी रिसर्च करने के लिए उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गई थी नरेगा स्कीम की जांच करने के लिए। एक शाम वो पंचायत भवन में डिस्ट्रिक्ट के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठी थी। पंचायत भवन के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जो सीडीओ से मिलना चाहते थे। गुस्से में आकर सीडीओ ने नैनिका से कहा कि इस वजह से मैं दफ्तर के बाहर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर बार एक भीड़ जमा हो जाती है। नैनिका उनको कहती कि यही तो आपकी नौकरी है। ऑफिसर कहते कि नहीं नहीं, ये मेरी नौकरी नहीं है, मेरी नौकरी तो बस फाइलों पर साइन करना है। नैनिका ने अपनी किताब पेपर टाइगर में दिखाया कि नरेगा के ऑफिसर्स को कितना पेपर वर्क करना पड़ता है, और ये लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस कागज राज का लोगों की जिंदगी पर एक असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मध्य प्रदेश में एक स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चल रहा था, जिसको दुनिया की बेस्ट केस स्टडीज को पढ़ के बनाया गया। पर जब कई एक्सपर्ट्स मध्य प्रदेश में देखने गए कि टीचर्स इस प्रोग्राम को कैसे यूज कर रहे हैं, पर उनको पता चला कि टीचर्स अपना समय बच्चों को पढ़ाने में नहीं बिता रहे, बल्कि पेपर वर्क कंप्लीट करने में बता रहे। तो क्या स्टूडेंट्स को घंटा कुछ समझ आएगा? और ये कागज राज भी अंग्रेजों की ही देन है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का बस एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश से वो कैसे चीजें चूस लें। और इस चीज के लिए उनको एक्यूरेट रिकॉर्ड चाहिए थे, ताकि उनको पता चले कि लैंड ओनरशिप कितनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है और कितना टैक्स लगाना चाहिए। पर ब्रिटिश सरकार के खुद के इतने ऑफिशियल्स नहीं थे, वो तो इंडियन ऑफिशियल्स पर ही निर्भर थे, और इंडियन ऑफिशियल्स पर वो भरोसा ही नहीं करते थे। इसलिए उनकी मांग थी कि ये अफसर पूरे डिटेल्ड रिकॉर्ड्स बनाए कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और ये देन आज तक लागू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम बुलाया था, पर मैक्स वेबर एक जर्मन फिलोसोफर ने ब्यूरोक्रेसी को आयरन केज बुलाया, और हमारी ब्यूरोक्रेसी इसी केज में फंसी हुई है। लोगों की मदद करने के बजाय ऑफिसर सोच रहे हैं कि मुझे कितनी फाइलें साइन करनी है। तो इस ट्रांसफर राज और कागज राज की वजह से ऑफिसर्स इन चीजों में बिजी हैं, और वो कभी इनोवेट और रिस्क उठा ही नहीं पाते अपनी नौकरी में। जब तक सूरज चांद रहेगा, दिव्या मित्तल रहेगा। ये है दिव्या मित्तल, 2013 बैच की एक IAS ऑफिसर। 2023 में वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनी, और अपने काम की बदौलत उन्होंने एक गांव लहुरिया दाह का मानो नक्शा ही बदल दिया। 2023 तक इस गांव में नल का पानी नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए टैंकर से पानी आता था। पर दिव्या ने मोदी सरकार की हर घर जल स्कीम के तहत ये इंश्योर किया कि गांव में लोग के पास साफ और सेफ पानी पहुंचे। और गांव में पहली बार नल से पानी आने के लिए दिव्या ने एक छोटा सा जल पूजन करवाया।
कुछ दिन बाद पता है क्या हुआ, उनका ट्रांसफर हो गया। भला क्यों? क्योंकि लोकल बीजेपी लीडर विपुल सिंह, जो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा दिव्या की कंप्लेंट के साथ। विपुल ने कहा कि डीएम मेम साहब की जिम्मेदारी जरूर है स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, पर इनॉग्रेशन तो एक सरकारी पॉलिटिशियन ही करेगा। तो उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उनको पनिश किया गया। क्योंकि ऐसी चीजें होती रहती हैं हमारे देश में, इसी वजह से कई ऑफिसर्स के सामने एक दुविधा है, या तो वो रिस्क उठाकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पर अगर उन्होंने कोई भी रिस्क उठाया तो वो ट्रांसफर होने का भी रिस्क ले रहे हैं। कार्तिक मुरलीधरन अपनी किताब में एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जहाँ कई टीचर्स को किताबें और कंप्यूटर्स दिए तो गए, पर उन टीचर्स ने उन चीजों को एक कबर्ड में लॉक रखा, जिससे स्टूडेंट्स उन किताबों और कंप्यूटर्स को यूज ही नहीं कर पाए। भला क्यों? क्योंकि टीचर्स को डर था कि अगर ये किताबें या फिर कंप्यूटर्स चोरी हो गए तो टीचर की नौकरी चली जाएगी। टीचर की नौकरी इस वजह से नहीं जाएगी कि स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे, वो कंप्यूटर्स को यूज नहीं कर रहे, किताबों को नहीं पढ़ रहे, बल्कि इस वजह से जाएगी कि उनके स्कूल में कंप्यूटर्स की चोरी हो गई। तो कार्तिक मुरलीधरन कहते हैं कि किसी भी ऑफिसर के सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बहुत रिस्क लेकर एक बड़ा काम करें, पर अगर बड़ा काम उन्होंने कर भी दिया तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सैलरी और पोस्टिंग दोनों सीनियरिटी के बेसिस पर है, ना कि उन्होंने काम क्या किया है। और दूसरा ऑप्शन है कि वो कुछ काम ही ना करें, बल्कि वो बैठे रहे अपनी कुर्सी में ताकि कोई स्कैम ना हो, और जब तक कोई स्कैम नहीं हो रहा तब तक उनकी कुर्सी सेफ है। उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इंश्योर करना है कि उनके स्कूल से कोई लैपटॉप या फिर कोई कंप्यूटर चोरी ना हो। आपको लगता होगा कि यार आईएएस ऑफिसर के पास तो कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकते हैं, पर ये रियलिटी नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। The myth that people have about the civil service is that the civil service is all powerful. That in my experiences is not so. I mean, politicians do call the shots in many ways than before. ऐसी चीज़ों की वजह से उनकी सोच क्या है कि कोई रिस्क नहीं उठाना भाई। 15 महीने हैं इस पोस्टिंग में रहने के लिए, कुछ भी करके 15 महीने पास हो जाएंगे ताकि कुर्सी बचे रहे। अब ये उनके करियर के लिए तो अच्छा है, पर देश और देशवासियों के लिए बहुत खराब है, क्योंकि 15 महीने में वो आईएएस ऑफिसर कुछ भी नहीं करता। और इसका एक ही सोल्यूशन है, जब सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी आउटकम से लिंक्ड होगी। वो टीचर्स जिनके स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, बल्कि सैलरी डिसाइड होती है कि वो सिस्टम में कितने साल से काम कर रहे हैं। पर प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसा होता नहीं है, तो फिर सरकारी सेक्टर में ऐसा क्यों है? रिसर्च ने बकायदा दिखाया है कि जब टीचर्स की सैलरी बच्चों के परफॉर्मेंस से लिंक करी जाती है तो बच्चों की लर्निंग में सुधार आ जाता है। और ये तो बहुत ऑब्वियस है यार, इसमें रॉकेट साइंस क्या है। एक और प्रॉब्लम जो है हमारे देश में वो है कि हमें लगता है कि सरकार में इतने ऑफिशियल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स हैं, पर उल्टा प्रॉब्लम ऑपोजिट है। हमारे देश में इनफ सरकारी ऑफिशियल्स नहीं है। इंडिया में हर 1000 लोग के लिए बस 16 सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि चाइना और अमेरिका में ये नंबर कई गुना ज़्यादा है। और बहुत यूनिक सिचुएशन भी है, एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ कई सरकारी पोजीशंस वेकेंट हैं। पिछले साल यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि सरकार में करीब 10 लाख पोस्ट वेकेंट है। तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यार? हमें ये पता होना चाहिए कि जब आप एक गवर्नमेंट पोस्ट फिल करते हो तो उससे एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। इनफैक्ट रिसर्च स्टडी ने दिखाया कि जब इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस की वैकेंसीज भर दी गई तो उन डिस्ट्रिक्ट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई। पता है कैसे? जब जजेस हायर करे गए तो वो काम करने लगे और केसेस सॉल्व होने लगे। केसेस सॉल्व होने लगे तो जो भी चीज़ें, जो भी एसेट्स केस में फंसी हुई थी, फिर वो लोग वापस यूज़ कर सकते थे। इसका मतलब था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। और ये चीज़ हम समझते नहीं है कि कुछ काम करने से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। सरकार को यही इफेक्ट क्रिएट करना होगा गवर्नमेंट पोजीशंस को फिल करके। पर इसमें एक प्रॉब्लम भी है, स्टेट सरकारों के फाइनेंसेस की इतनी घटिया हालत है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है लोगों को हायर करने के लिए। इनफैक्ट कई सरकारी एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट करते हैं कि उनको और पेंशन और सैलरी चाहिए। इस बार वही सरकार है जो हमें पुरानी पेंशन दे। पर इनफैक्ट अगर आप रिसर्च पढ़ोगे तो इंडिया में सरकारी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो प्राइवेट सेक्टर मार्केट से कई ज़्यादा है। 2015 की रिसर्च ने दिखाया कि प्राइवेट अस्पताल में एक नर्स महीने के 7-17 हज़ार कमा रही है, जबकि सरकारी अस्पताल सेम चीज़ के लिए तिगना देते हैं। एक एंट्री लेवल डॉक्टर सरकार के लिए काम करके 60% ज़्यादा कमाता है और एक इंजीनियर कम से कम दुगना। 2017 की एक स्टडी ने दिखाया कि
कि 32 देशों में इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर पे प्रीमियम था। अब मैं समझ सकता हूँ जब एक सरकारी एम्प्लॉय को 10-20% ज़्यादा मिल रहा है, पर 40, 60 और 100% ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा देश का सिस्टम एकदम खोखला हो गया है और इंडियन ब्यूरोक्रेसी अपने लिए काम कर रही है और ना कि लोगों के लिए। प्रॉब्लम ये भी है कि कई लोकल पॉलिटिशियंस इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते। ये स्पेशली सच है बाहुबली नेताओं के लिए, जैसे अफजल अंसारी, राजा भैया, बृजभूषण सिंह और अतीक अहमद, जिनका 1 साल पहले इनकाउंटर हुआ। क्योंकि ये लोग अपने एरिया में पॉपुलर ही इस वजह से हैं क्योंकि सिस्टम ही इतना घटिया है। ये लोग अपने क्राइम्स के बावजूद पॉपुलर नहीं है, बल्कि अपने क्राइम्स की वजह से पॉपुलर है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें मैंने एक हत्या की है। इसलिए लोग बोलते हैं कि हाँ गुंडा है, पर हमारा गुंडा है। जब आप गवर्नेंस सिस्टम को इतना घटिया कर दोगे कि एक आम आदमी के लिए सिस्टम को हराने का बस एक ही तरीका है, बाहुबली नेता के पास जाने का। मैंने एक हत्या की है। तो फिर वही नेता सिस्टम को भला चेंज क्यों करेगा? उसको पता है कि अगर सिस्टम इम्प्रूव हो गया तो लोग उसके पास आएंगे ही नहीं। इसीलिए आप सुनोगे कि अतीक अहमद अपने इलाके में फेमस था क्योंकि वो कई परिवारों के बीच लीगल केसेस सॉल्व करवा देता था, क्योंकि कोर्ट्स ही नहीं कर पाते थे ये। अब अगर कोर्ट्स करने लग जाएंगे तो क्या लोग अतीक के पास जाते? दूसरा कारण जिसकी वजह से ये सिस्टम बदलता नहीं है वो है कि इंडियन पॉलिटिशियंस बस वही काम करना चाहते हैं जिससे उनको वोट्स मिले। अब ब्यूरोक्रेसी को चेंज करके कौन से वोट्स मिलने वाले हैं उनको? जैसे मैं आपको पंजाब का एग्जांपल देता हूँ। पंजाब का 22% रेवेन्यू किसानों की पावर सब्सिडी पर खर्च होता है, जिसकी वजह से पंजाब के ग्राउंड वाटर की भारी एक्सप्लॉयटेशन कर दी गई है। अब वो करोड़ों रुपए जो हर साल पंजाब की सरकार किसानों को पावर सब्सिडी में देती है, वो कई और चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसानों को एजुकेट और ट्रेन करने के लिए, जिससे वो गेहूं और धान की बजाय उन फसलों को उगाए जहां इतना पानी नहीं चाहिए होता। पर पंजाब सरकार ये कर नहीं रही क्योंकि वो स्मार्ट है। 2022 की एक स्टडी ने दिखाया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सब्सिडीज देती हैं उनकी इलेक्शन जीतने की चांसेस बढ़ जाती हैं। जबकि अगर आप किसानों को ट्रेन करोगे, एजुकेट करोगे, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करोगे, वो 5-6 महीने में थोड़ी होगा, उसमें तो सालों लग जाएंगे। अब किस इंडियन पॉलिटिशियन के पास साल हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियंस ना बहुत बेवकूफ़ है, उनकी वजह से हमारे देश की इतनी बुरी हालत है। पर इंडियन पॉलिटिशियंस बेवकूफ़ नहीं है, वो हमारे देश में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, वो कितनी बड़ी बेट करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। अगर वो हार गए तो 5 साल बैठना पड़ेगा। हर इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगाता है एक पॉलिटिशियन, किसी ना किसी तरह पैसे जोड़ता है, कैंपेन करता है। उनके लिए एक बहुत रिस्की वेंचर होता है। इसलिए इंडियन पॉलिटिशियन जानता है कि पॉपुलेशन किस चीज़ पर वोट करेगी और वो पॉलिटिशियन फिर उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है। तो अगर वो IAS ऑफिसर्स के सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि इससे देश का भला होगा, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वोटर्स इस चीज़ के लिए उनको वोट नहीं देंगे। और शायद यही चीज़ सबसे ज़रूरी है जो हमें फिक्स करनी होगी हमारे सिस्टम में।